जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। हमारे इस कड़ी में आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे सदानी साहित्य के बारे में। हालांकि इसके पहले हम लोग जो 2 वीडियोज बनाए हैं या चर्चा किए हैं उसमें हम लोग जनजातीय भाषा साहित्य का चर्चा किए हैं, और उसके पहले जो पहला वीडियो था उसमें झारखंड की सामान्य भाषा परिवार से संबंधित हम लोग चर्चा किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सदानी साहित्य के बारे में। तो सदानी साहित्य के बारे में जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर सदानी या सदान का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि जब इसकी मीनिंग को समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके आगे जो प्रतिबिंब होगा, जो हम लोग को समझना होगा, उसको हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर कौन सी भाषा या कौन सी भाषा परिवार या कौन से समाज के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सदान का मतलब होता है, एक्चुअली जो सदान का मतलब होता है वैसे मूल निवासी जो आदिवासी नहीं है, मतलब मूलवासी तो है लेकिन आदिवासी नहीं है, तो उसको हम लोग सदान कहते हैं। और सदान की जो लिटरेचर है उसको फिर सदान लिटरेचर कहेंगे। तो वैसे मूलवासी जो आदिवासी नहीं है मतलब जो प्रारंभिक चरण में जो जंगलों में नहीं रहते थे उसको, उस टाइप से मूलवासी को हम लोग सदान कहते हैं। जैसे कि कुर्मी हुआ, बाकी जितना भी है, कुर्मी, कुरी, लोहरा, तेली, ये सब क्या है, ये सब मतलब जो है ये लोग मूल निवासी तो है लेकिन ये लोग आदिवासी नहीं है, तो इसको हम लोग सदान कहेंगे। हालांकि जब ब्रिटिश सरकार आई तो इसको कुछ और परिभाषित किया था, उसको दिक्कू के नाम से परिभाषित कर दिया था, आदिवासी और दिक्कू में मूल निवासी को भी रखा था। और इसी को आदिवासी और मूल निवासी के बीच लड़वाने का जो साजिश था वो उन्हीं का था, ब्रिटिश का। और इसी को जब समझने लगा बिरसा मुंडा, तो फिर बिरसा मुंडा ने फिर आदिवासी मूलवासी को दोनों के करने का प्रयास किए। तो इसका नाम, हालांकि इसको अंग्रेज लोग अपना फ़ायदे के लिए यूज कर लिया था उस टाइम दिक्कू के लिए, लेकिन मेन एक्चुअली अगर सदान का जो है कि वैसे मूल निवासी जो आदिवासी नहीं है उसको सदान कहते हैं। ठीक, तो इतना हम लोग जब समझ लिए तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो भी मतलब होगा, जो आदिवासी जनजाति जो लिटरेचर है उसको छोड़कर जितनी भी लिटरेचर आएंगे हिंदी वो सब को छोड़कर, तो क्या होगा, हम लोग का सदानी साहित्य होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करेंगे खोटा साहित्य का। कौन सा खोटा? खोटा जो भाषा है ये खरोष्टी लिपि से संबंधित है, और जो खरोष्टी एक भाषा का ही भाग है, उसी का एक अपभ्रंशित रूप इसको माना जाता है। खोटा को मतलब उसी का एक भाग के रूप में जाना जाता है, अपग्रेडेशन या उसी के एक सप्लीमेंट्री के रूप में जाना जाता है। खोटा का जो है, इनका जो लिखी है खरोष्टी लिपि, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इसका प्रयोग करते थे। खोटा साहित्य में अधिकतर जो कहानी है या फिर जो कथाएं मिलती है वो अमूमन हम लोग को राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मतलब होता है ना कि एक राजा उनकी 5 रानी, या फिर एक राजा उनके 3 राजकुमारी, 11 राजकुमार, तो ये सब, या एक राजकुमारी 11 राजकुमार, तो ये सब जो कहानी है, कहानी का जो पात्र है उसमें मेनली क्या रहेगा, राजा रानी। जो हम लोग संथाली साहित्य में देखे उसमें जो कहानी का जो पात्र है वो क्या है, पशु पक्षी है। इसके पहले हम लोग जो पंचपरगनिया वाला देखे उसमें क्या था, पंचपरगनिया में विष्णु भगवान से संबंधित था। तो ये सब मतलब एक साहित्य का एक लक्षण है, इससे पता चलता है कि, और इसी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर पशु पक्षी हैं तो संथाली होगा, राजा रानी कहानी, राजकुमार राजकुमारियों की कहानी तो होगा खोटा साहित्य। ये सब मतलब समझना है हम लोग को। हालांकि जो खोटा भाषा जो लिटरेचर लिए हैं उसके लिए खोटा से संबंधित जो भी है उसके लिए इजी हो जाएगा। उसी तरीके से जो भी स्टूडेंट्स जिस भी भाषा को, लैंग्वेज को जेएसएससी में चुन रहे हैं या जेपीएससी में चुन रहे हैं, उसके लिए वो बेहतर होगा उसके लिए कि वो लैंग्वेज पेपर को स्ट्रॉन्ग करके रखेगा। तो इसलिए हम लोग को कम से कम एक मिनिमम हम लोग को याद रखना होगा सभी भाषा पर, सभी साहित्य में जो एवरेज है कम से कम उसमें से अगर आए और जो सबका बने तो आपका भी वो सॉल्व हो, ऐसा ना हो कि आप उससे छूट जाए। तो इसका प्रथम रचना देखते हैं हम लोग, पानुरी जी के हैं।
मेघदूत पानुरी श्रीनिवास पानुरी 1950 में। तो 1950 में जो मेघदूत है ये इम्पोर्टेंट है और किसकी है, श्रीनिवास पानुरी है। कभी कभी ये भी जैसे बुक का नाम दे देगा और बोलेगा कि ये बुक कौन सी भाषा साहित्य से संबंधित है। कभी कभी बुक का नाम दे देगा और बोलेगा ये बुक के रचनाकार है, या फिर कोई एक रचनाकार का नाम देगा और उसमें से बोलेगा ये कौन सा ये बुक लिखे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए सब कितना है, ये सब जितना भी है श्रीनिवास पानुरी क्या है। तो ये सब को एक साथ हम लोग को याद रखना होगा। आगे कैसे याद रखना है वो बताएंगे, लेकिन इस सब को एक साथ हम लोग को याद रखना है। मेघदूत श्रीनिवास पानुरी, मेघदूत, तितकी, दिव्य ज्योति, बालकिरण, मातृभाषा, खोटा, ये सब को एक में रखना है। उसके बाद देखें तो गजाधर महतो का पुटुस फूल, पुटुस फूल को हम लोग शायद कहीं कुटुस बोलते हैं, कहीं पुटुस बोलते हैं, तो वही पुटुस फूल है। तो पुटुस फूल की कहानी संग्रह कौन है, गजाधर महतो है। कौन है, गजाधर महतो। उसके बाद डा एक नाटक है, डा एक नाटक है, किसका है, सुकुमार का है। उसके बाद डिंडाक डोआनी ये वंशीदाल का है। तो आगे चलते हैं फिर। डा सुकुमार का है, डिंडाक डोआनी वंशीदाल। भीमसेक सूत फूलचंद महतो का है। मुक्ति तक डेहर श्याम सुंदर। लुआठी मतलब जो अगर आप चूल्हा यूज किए हैं, गांव घर में चूल्हा मेनली यूज किया जाता है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर प्रदान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी लकड़ी का यूज किया जाता है। तो लकड़ी का जो आधा जला हुआ जो लकड़ी है उसको लुआठी कहा जाता है। तो ये वही लुआठी है। लुआठी कौन लिखे हैं उसके बारे में जो मैगजीन है वो गिरधारी गोस्वामी। और उसके बाद मेकी के मेटमार एके झा का है। तो ये सब हम लोग को याद रखना है। ये कैसे याद रखना है, इसके लिए एक ट्रिक है, साइंटिफिक तरीका है, उसको यूज करेंगे तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। जैसे कि डायरेक्ट भीमसेक सूत फूलचंद महतो करना है। भीमसेक सूत फूलचंद महतो एक ही लाइन में हम लोग को पढ़ना है। मुक्ति देख डेर श्याम सुंदर, लुआठी गिरिधारी गोस्वामी, एक ही लाइन में मतलब पढ़ना है। हम लोग को ये नहीं पढ़ना है कि लुआठी का लेखक गिरधारी गोस्वामी है, बल्कि एक ही लाइन में पढ़ना होगा। ठीक, आगे देखते हैं फिर। आगे हम लोग देख रहे हैं नागपुरी में। नागपुरी जो मेनली हम लोग जो छोटानागपुर दक्षिण छोटानागपुर क्षेत्र है वो मेनली वहाँ पे नागपुरी ही चलता है। उत्तरी छोटानागपुर में खोटा वगैरह आ जाता है, लेकिन जो दक्षिण छोटानागपुर है वो मेनली वहाँ नागपुरी भाषा चलता है। तो उसमें देखते हैं ये लिखित साहित्य अत्यंत समृद्ध है। 1896 में E.H. व्हिटली ने नागपुरी का प्रथम व्याकरण, नाम है नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुरी। तो नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुरी किसकी लेखक कौन है, इसकी रचयिता है E.H. व्हिटली। साल चूँकि पहली बार है या फिर पहले इसको दिया गया है, तो इसलिए 1896 की डेट भी हम लोग को याद रखना होगा। आगे इनकी जो महत्वपूर्ण है वंशावली के लेखक कौन है, बेनीराम महता। घासीराम ने क्या क्या लिखे हैं, नागपुरी फागदशक, लाल रंजना और झूमल। लाल रंजना मतलब लिपस्टिक वाला है। ठीक, नागपुरी फागदशक, लाल रंजना और झूमर किसका है, घासीराम का है। कंचन का क्या है वो देखते हैं। कंचन का है महाभारत, सुदामा चरित, लंका कांड, उषाहरण, कृष्ण चरित। तो इसमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है, जो कंचन जो लिखे हैं, कंचन का कमोवेश जो रचनाकार है वो कहीं ना कहीं धार्मिक पात्र का एक मतलब रचना है। जैसे महाभारत हुआ, सुदामा चरित, लंका कांड, उषाहरण, कृष्ण चरित। तो इस टाइप से कुछ कॉमन सेंस हम लोग को याद रखना होगा। ठीक, उसके बाद धनीराम बख्शी की बात करते हैं तो इसमें जितिया कहानी, श्री गणेश चौथ कहानी, फोगली बुढ़ियाकर कहानी, कर्मा महत। तो इसमें देखिए कि इसमें जो लोकल में जो यूज किया जाता है, जो पूजा पाठ होता है कहीं कहीं उसका इसमें देखने को मिल रहा है। जैसे जितिया, कर्मा चौथ, या फिर इधर ये तो एक फोगली बुढ़ियाकर कहानी, मतलब जिसका दांत नहीं है उस बुढ़िया के बारे में कुछ कहानी वांगी किए होंगे, उससे संबंधित है। और देखा जाए तो बीपी केसरी क्या है,
बीपी केसरी ने क्या लिखे हैं, कांटी, नेरुआ लोटा और सांस्कृतिक अवधारणा। मतलब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि नेरुआ लोटा का मतलब क्या होता है, तो सांस्कृतिक अवधारणा। सेवा और नौकरी, तेतर की छां, ये किसके, श्रवण गोस्वामी। सेवा और नौकरी मतलब सर्विस करो, जॉब करो, और तेतर की छां किसके, श्रवण गोस्वामी की है। गिरिधारी राम घोंजू, कुछ और इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, सॉरी उसके लिए। और गिरिधारी राम घोंजू क्या है, मारांगोम के जयपाल सिंह। महाराजा मदरा मुंडा कौन से वंश से संबंधित है और कितने नंबर का राजा था, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये वही नागवंश की मदरा मुंडा की बात किया जा रहा है, या क्या था ये भी जरूर बताइएगा आप लोग। गिरिधारी राम घोंजू ने किए हैं, महाराजा मदरा मुंडा, मारांगोम के जयपाल सिंह। संझेर किसका, प्रफुल्ल कुमार राय का। प्रफुल्ल कुमार राय का क्या है, संझेर। फिर खोखली रोगरा रांची साइड आसपास वो एरिया में देखने को मिलता है, जो हल्का काला ब्राउन कलर का होता है, जो मतलब मिट्टी के अंदर जो एक टाइप का जो हम लोग मशरूम होता है, एक टाइप का मशरूम का ही एक भाग है जो मिट्टी के अंदर मिलता है, उसको रोगरा कहा जाता है। तो खोखली रोगरा काली कुमार सुमन का है, और हनल चरित्र देवघरिया का है। तो इतना सारे जो बुक है, हालांकि ये सब बुक जो इनका लैंग्वेज पर नागपुरी है, वो लोग को ये बुक भी पढ़ना पड़ता है अगर सिलेबस में है, लेकिन हम लोग को सिर्फ बुक का नाम और उसके राइटर को मेनली हम लोग को याद रखना होगा जनरल वे में। तो हम लोग ये भी देख लिए नागपुरी भाषा, नागपुरी साहित्य। थोड़ा पंचपरगनिया और कुरमाली दो ही बचे, इसको भी देख लेते हैं एक ही वीडियो में। तो फिर अगले वीडियो में फिर हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, जो हिंदी साहित्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पंचपरगनिया 5 परगना से मिलके बना हुआ, इसलिए इसको पंचपरगनिया कहा गया है, जिसमें हम लोग का सोनाहातू, बारेंदा, बुंडू, तामर, ये सब 5 क्षेत्र है, इसको मिलके पंचपरगना कहा जाता है। विनोदिया कवि या विनोद कवि को पंचपरगना साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। विनोदानंद भी इसका नाम है, कहीं कहीं विनोदानंद भी देखने को मिलेगा, ठीक। इनका आरंभकर्ता माना जाता है पंचपरगनिया का। इसमें देखिए उस टाइम बता दें कि जो पंचपरगनिया है उसमें वैष्णव भक्ति का झलक मिलती है, क्योंकि उस टाइम 1205 आसपास, मतलब जब दिल्ली सल्तनत का या फिर मतलब दिल्ली मुस्लिम शासकों का जब ये चला, तो हिंदू धर्म कहीं कहीं कन्वर्ट होने जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए वैष्णव परंपरा आ रही थी। और उसी टाइम हम लोग का वैष्णव धर्म से झारखंड भी प्रभावित हुआ, और उसी क्रम में विनोदानंद, मतलब ये उस टाइम के कवि है, तो उन्होंने जो लिखा है वही है, तो मेनली उसी का झलक अभी भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो पंचपरगनिया के दूसरे कवि अगर देखें तो कवि सौवरन ने पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा का प्रोत्साहित किया। तो कबीरपंथी धारा जो है उसको प्रोत्साहित किसने किया, कवि सौवरन ने। कौन से भाषा में, पंचपरगनिया में। ये छोटनागपुर तारमंजली जो है एक विनोदानंद कवि का है। तो ये सब हम लोग को याद रखना होगा, हालांकि जो इनका पंचपरगनिया लैंग्वेज है वो इनसे बेहतर वो मतलब समझ पाएंगे कि उनका क्या क्या लिटरेचर है। हम लोग को थोड़ा जनरल में हम लोग कम से कम इतना याद रखना ही होगा। और ये भी है कि जो जिस लैंग्वेज पेपर लिया है उस लैंग्वेज पेपर का साहित्य के अगर एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो पाप कर रहे हैं, क्या सही ना। अगर आप लोग टाइम दे रहे हैं उसमें और उसमें से अगर गलत हो रहा है तो ये समझने वाली सोचने वाली बात होगी ना, तो इसलिए पाप नहीं लगाना है। जो लैंग्वेज आप लोग JSSC JPSC में ले रहे हैं उस लैंग्वेज से एक भी प्रश्न आए तो छूटना नहीं चाहिए, भले कुछ भी हो। कुरमाली भाषा साहित्य की बात करते हैं तो कुरमाली भाषा ये एक्चुअली कुर्मी शब्द से निकला है, लेकिन कुर्मी को एक जाति को ये करके नहीं बना ये भाषा साहित्य। ये उस क्षेत्र में लगभग जो भी कृषि से संबंधित है मेनली इसको देखा गया है। तो ये कोई एक भाषा एक जाति का भाषा नहीं है, बल्कि कृषि का समूह में जो भी उस टाइम थे अगर ये आसपास में वो सब लोग इनको प्रयोग करते हैं। कुरमाली भाषा का प्रथम शोध नंदकिशोर सिंह ने किए हैं और इन्होंने पहली बार PhD कुरमाली का पहला PhD भी नंदकिशोर NK सिंह ने ही किए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें और क्या क्या है, इसमें अत्यंत कम है, उतना बुक नहीं लिखा है, जाहिर सी बात उतना बुक नहीं लिखा गया, ये भी है। जगरामी नारायण
किसका है? जगराम का है। करम गीत बुधू महतो का है। नेठा पाला निरंजन महतो का है। भात भगवान घोंगरा। साधन संगीत किसका है? सृष्टिधर सिंह केटीआर का है। खुदीराम महतो का है। कुरमाली भाषा तत्व, कुरमाली भाषा तत्व। उसके बाद कपिला मंगल राजेंद्र प्रसाद महतो। कपिला मंगल से आप लोग कपिला गाय की आप लोग नाम सुने, आप लोगों को कपिला गाय के बारे में पूछे बताइएगा कि कमेंट करके कि वो कौन से राजघराने की बात कही गई। ठीक, राजेंद्र प्रसाद महतो का है। फिर पथे चले के लिहा नमस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नंद किशोर सिंह का है। ठीक, उसके बाद आदि झूमर गीत ये राजा उपेंद्रनाथ सिंहदेव का है। तो ये सब ये जो गीतों का संग्रह है ये लगभग मध्यकाल के टाइम से ही शुरू हुआ है ये सब। आगे देखते हैं फिर। अच्छा, आगे इतना ही है। तो एक्चुअली हम लोग को जो पढ़ना या समझना है लिटरेचर में, तो मेनली जो बुक में दिया है वो तो याद रखना ही होगा। साथ ही साथ जो जिस लैंग्वेज पेपर का है, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप उस लैंग्वेज पेपर से अच्छा बुक का नाम याद कर लीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। तब तक के लिए आप लोग इन पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, याद करते रहिए। दिन में 2 बार 3 बार समझिए, 2 बार 3 बार मतलब दिन में उसको चिंतन मनन करिए कि इसका लेखक कौन है, कौन सी भाषा का लेखक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का खेल है। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं आएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और चूँकि अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ रहा है, तो आप लोग इसको और ज़ोर शोर से पढ़ाई कीजिए। तो आप लोग से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।